आइए अब हम लोग समझते हैं क्लास 10th का जो अगला चैप्टर है हम लोग का 9 नंबर चैप्टर है ना। ठीक, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, यही चैप्टर का नाम है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो हम लोग के अंदर हेरिडिटी है, यानी कि जो हम लोग विभिन्नता दिखाते हैं एक दूसरे से। देखो, हर जीव एक समान नहीं है समान नहीं है, सबके अंतर्गत कुछ ना कुछ विभिन्नता है, या सबके अंतर्गत माता पिता का गुण आया हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं ना। तो हम लोग विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही है। चैप्टर का नाम समझ में आ गया तुम लोग को। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का पहले बात हम लोग बेसिक पॉइंट को समझते हैं। अब इस मकसद से ना पढ़ो कि बिहार बोर्ड पूछेगा नहीं पूछेगा, तुम सिर्फ समझने पे फोकस करो भाई, हर चीज़ पूछा जाता है। आनुवंशिकता या फिर इसी को कभी कभी लिखा जाता है वंशागति। आनुवंशिकता या वंशागति दोनों एक ही बात है। आनुवंशिकता बोले या वंशागति बोले दोनों एक ही बात है। तुम लोग सिर्फ समझो, आनुवंशिकता बोले या वंशागति बोले या हेरिडिटी बोले, तीनों एक बात है। ठीक, अब होता क्या है आनुवंशिकता या वंशागति, तो देखो भाई, आनुवंशिक लक्षण को, अच्छा आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, ये अगला टॉपिक है, इसको हम सब बताएंगे। को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे कि तुम मान लो ये माता पिता है, ठीक, ये क्या है, माता पिता या जनक मान लो इसको। माता पिता को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में जनक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छा। अब इस जनक से क्या होगा, संतति उत्पन्न लेगा। ठीक, अब संततियों को बना लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। जनक से संतति का निर्माण हुआ ना। अब यहाँ पे समझने वाली एगो ही पीढ़ी है कि नहीं है, एगो ही पीढ़ी है, दूगो पीढ़ी है ना। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण आ रहा है, जो माता पिता का गुण आ रहा है, इस गुण को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण। क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, कि जनक से जो गुण संतति में आएगा उस गुण को हम लोग बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण, और इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे, ये आने की क्रिया को हम लोग बोलेंगे आनुवंशिकता या वंशागति या हेरिडिटी। बोलो समझा कि नहीं समझा भाई। जो जनक से संतति में गुण आ रहा है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बारंबार हो रहा है, जो एक बंदर से दूसरे बंदर में जो गुण आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण आ रहा है, इस गुण के आने की क्रिया को हम लोग नाम देते हैं आनुवंशिकता या हेरिडिटी। बात समझ में आ रहा है। ठीक, और ये जो गुण है, ये गुण का नाम है आनुवंशिक लक्षण। जो लक्षण है, जैसे पापा का केस काला है तो बेटा का भी केस काला होगा, पापा का केस भूरा है तो बेटा का भी केस भूरा होगा। ये जो गुण है भाई, ये गुण है आनुवंशिक लक्षण। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा। अगला टॉपिक भी हम लोग का है आनुवंशिक लक्षण। देखो, हेरिडिटी जो है, जो आनुवंशिकता शब्द है, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था स्पेंसर ने। किसने किया था, बात समझ में आया। सब स्पेंसर व्यक्ति का नाम है, ये शब्द दिया था, या दिया नहीं था, प्रयोग किया था, एक प्रकार से कर सकता है, हाँ दिया था। बात समझ में आया ना। ठीक, आनुवंशिक लक्षण, अगला टॉपिक को समझो, या वंशागत लक्षण। आनुवंशिक लक्षण बोले या वंशागत लक्षण बोले। आनुवंशिक मतलब कि जो पिछले पीढ़ी से आया है, जो वंश से आया है, जो वंश, हमारा वंश कौन है, मम्मी पापा मेरा वंश है, मम्मी पापा का वंश है, दादा दादी है कि नहीं है, ये बात में कोई दिक्कत है। तो ये जो आ रहा है इस प्रकार से ऊपर से निचले पीढ़ी में, निचले पीढ़ी से फिर निचले पीढ़ी में, ये जो है ना, ये जो क्रिया हो रहा है, इस क्रिया को वंश हम लोग बोलते हैं ना। बोलो, दादा से पापा, पापा से हमर से हमर बेटा में आएगा, तो ये वंश है ना, ये वंश है ना। तो जैसे वंशावली तुम लोग बनता है, वंशावली में क्या देखता है, परदादा का नाम है, उसके बाद दादा का नाम है, उसके बाद पप्पा का नाम है, उसके बाद तोहर नाम है, तोहर नाम के बाद तोहर बेटा का नाम आएगा। तो ये कौन सी है, वंशावली है। इसीलिए यहाँ वंशागत लक्षण हम लोग बोलते हैं। जो वंश से लक्षण हमारे अंदर आ रहा है, उस लक्षण का नाम है वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण। बात समझ में आ रहा है, समझो भाई, समझो, रटो मत किसी चीज को। जो लक्षण माता पिता से संतान में जाते हैं, ये लक्षण ही आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जो लक्षण हमारे माता पिता से हम में आया है, ये लक्षण क्या कहलाएगा,
ये पूरा क्रिया कहलाएगा आनुवंशिकता, लेकिन ये लक्षण को सिर्फ लक्षण की बात करें तो सिर्फ लक्षण कहलाएगा आनुवंशिक लक्षण। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये एक एकलौता ऐसा चैप्टर है जो बच्चा को समझ में नहीं आता। एकलौता ऐसा पूरा बायोलॉजी में ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ समझने का बात छोड़ दो। ठीक, आनुवंशिकता समझ में आया? एकदम सरल सिंपल भाषा में कि भाई जो क्रिया हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जो भी चीज़ आ रहा है, ये सारी चीज़ें आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है या हेरिडिटी कहलाता है। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ रहा है वो लक्षण कहलाता है आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण। बात समझ में आया? ठीक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जेनेटिक सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक सिम्टम्स। बात समझ में आया? ठीक, तो अब इसका भी कुछ है, देखो वंशागत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण में क्या है। जनन के दौरान, जो जनन अभी जनन पिछला टॉपिक पिछला चैप्टर ही जनन था हम लोग, उसके दौरान मतलब जनन के बाद ना, जनन क्रिया के बाद आनुवंशिक लक्षण जनक से संतान में कैसे आता है? तो डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित होता है। कैसे आता है? डीएनए से। मान लो दो जनक मिलकर के, माता पिता मिलकर के एक संतति को उत्पन्न कर रहा है, तो इस जनक से संतति में गुण कैसे आएगा? किस प्रकार से आया? तो डीएनए के माध्यम से आया। किसके माध्यम से आया भाई? डीएनए। अब बोलेगा ये नयका बट कौन सा अगले हो, ये नयका बात नहीं है। देखो भाई, तुम लोग को पता है जो कोशिका होता है उसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र पर डीएनए होता है, और डीएनए पर जीन होता है। वही जीन एक लक्षण को दूसरे पीढ़ी में लेके जाता है। बहुत बात बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा, लिख के समझाते हैं तुमको, क्योंकि तुम लोग तो है रट्टू मल, जब तक रटाएंगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। तो समझ जाओ भाई, जो कोशिका होता है, जो जनन कोशिका है, कौन कोशिका है? 1 मिनट के लिए लाइट जला दो, जल्दी करो। चलो भाई, बात को समझेगा तुम लोग। हम बताने जाने जनन कोशिका के बारे में। जनन कोशिका बोले तो या तो शुक्राणु होगा या तो अंडाणु होगा। जनन कोशिका में क्या हो सकता है? या तो शुक्राणु या तो अंडाणु, लेकिन दोनों होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक लिंगी जीव हैं, तो हम लोग एक लिंग इधर से देते हैं, एक लिंग इधर से देते हैं, और हम लोग युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों ना होगा जी, शुक्राणु और अंडाणु दोनों का गुण होगा। तो भाई शुक्राणु के कोशिका में और अंडाणु के कोशिका में, दोनों कोशिका में गुण है। अब तुम लोग को पता है 9th में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर ही है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो कोशिका में तुम लोग जाना होगा, कोशिका के सेंटर में क्या रहता है? केंद्रक। सबसे पहले कोशिका था, क्या था भाई? कोशिका। हम चित्र में भी तुमको बताएंगे, अगला पीडीएफ में चित्र भी है, लेकिन तुम लोग समझो कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक। एक छोटी सी संरचना है केंद्रक। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहीं पे बात को समझते चलना ध्यान से। यदि स्टेप बाय स्टेप समझ रहे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। कोशिका के अंदर क्या है और केंद्रक के अंदर क्या है? गुणसूत्र। अब इसको हम तुमको जूम करके यदि दिखाएं तो देखो ये केंद्रक है, इसको जूम करके हम सिर्फ केंद्रक बना रहे हैं। सिर्फ क्या बना रहे हैं? केंद्रक। ये केंद्रक है, ये बिंदु वाला संरचना को ही जूम किए हैं। क्या है? केंद्रक। ये केंद्रक में इस प्रकार का संरचना दिखेगा तुमको। बात समझ रहा है? बात समझ रहा है ना? तो ये क्या है? गुणसूत्र है। ये क्या है? अब इसको हम सिर्फ जूम कर रहे हैं, ये सब जूम करके देखा जा रहा है। तुमको पता है 9th में ही सीख चुका है तुम लोग कि कोशिका एक ऐसी चीज है जो कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। और कितना ऐसा जीव है जो कि तुम्हारे आसपास है लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म चीजें हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं, तो बंद आंख से दिखाई देगा। अरे नंगी आंख से मतलब है कि खुला हुआ आंख से दिखाई नहीं देगा। तो कुछ बच्चा कॉमेडी में कहता है बंद आंख से क्या देखबे तब से। अरे चोटा, कोनो आंख से दिखाई नहीं देगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की मशीन सब से दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब गुणसूत्र को यदि जूम करके देखें तो गुणसूत्र इस प्रकार का होता है। ठीक, इस प्रकार का क्या है? गुणसूत्र है। अब गुणसूत्रों को अगर जूम करके देखेगा तब तुमको मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा?
डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? अब इसको यदि एक रत्ती एक खोलेगा ना, एक रत्ती इतनी था, तब जाके मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा? डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बात समझा? यदि गुणसूत्र को जूम करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। यदि डीएनए को जूम करके देखें तब, चलो भाई इसको भी हम बता ही देते हैं। यदि डीएनए को जूम करके देखें तब डीएनए के एक खंड को क्या बोलेंगे? इस एक खंड का नाम है जीन। क्या नाम है? जीन। ठीक है, इस पे क्या मिलेगा तुमको? जीन मिलेगा। डीएनए पे क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। यही तो समझा रहे हैं। मतलब अब सारा लक्षण इस जीन पे उपस्थित है। मतलब डीएनए पे है, मतलब गुणसूत्र पे है, मतलब केंद्रक में है, मतलब कोशिका में है। समझ रहा है ना? यदि कोई लक्षण जीन में है तो डीएनए में होगा ही। काहे कि जीने से मिल करके कई सारा जीन मिला तब ना डीएनए बना। बात नहीं समझ रहा है? एक छोटा सा खंड को यदि जीन बोल रहे हैं तो जीन का कई सारा खंड यदि मिला होगा तभी डीएनए बना। ये डीएनए के ही खंड, ये डीएनए आया कहाँ से? तेकर बाप यहाँ बैठल है, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र कहाँ से आया? तेकर बाप बैठल है, केंद्रक। केंद्रक कहाँ से आया? कोशिका। यानी कि मूल रूप से सारा चीज कहाँ से आ रहा है? कौन कोशिका से आ रहा है? जनन कोशिका से। हर चीज का देखो तोड़ है, लेकिन समझने पे तो जनन कोशिका है क्या? शुक्राणु है। जनन कोशिका है क्या? जनन कोशिका है क्या? अंडाणु। शुक्राणु, अंडाणु, जनन कोशिका है। यही दोनों से ना आया होगा। अब दोनों में अलग अलग है और दोनों से एक एक जोड़ा गुणसूत्र आता है। तुमको पता है, लिंग निर्धारण में समझाए थे तुमको। 23 जोड़ा गुणसूत्र इससे, 23 जोड़ा गुणसूत्र इससे ना, तभी 46 जोड़ा बनता है। सॉरी, ठीक। इधर से गुणसूत्र आएगा, ये वाला जो संरचना, इसको क्या नाम है? गुणसूत्र है। दोनों मिलता है। बात समझा ना? तो डीएनए या जीन क्या है? अब इस क्वेश्चन का करने की जरूरत नहीं है। बात समझ गया? लाइट ऑफ करो, रिकॉर्डिंग चालू करो। अब यहाँ पे तुम समझेगा कि जब जनन के दौरान आनुवंशिक लक्षण जनक से संतान में डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित। आप समझा? डीएनए क्या है? तो यही डीएनए है जो कि गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहा है। माता पिता से संतति में ले जाने का काम कर रहा है। कौन चीज है? डीएनए है। क्या है? डीएनए का संरचना इस प्रकार से होता है, द्विकुंडलित। ठीक, दुगो कुंडली नुमा संरचना होता है। कुंडलित मतलब कि ऐसे ऐसे रहेगा और दूगो रहेगा, तो इसीलिए अब अच्छा इसका संरचना भी हो सकता है, बता देंगे हम तुमको। ठीक, संतान में डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित होता है। तो जनक से संतान या संतति में कैसे आया गुण? डीएनए के माध्यम से। यदि डीएनए के अंदर और जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बहुत अच्छा भाई, डीएनए के अंदर क्या मिलेगा? जीन। यदि और डीएनए अंदर जाएंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जीन के माध्यम से आता है ना। बात समझा? यानी कि यदि मेरा केस काला है तो इसका सूचना किस में है? हमारे कोशिका के केंद्रक के गुणसूत्र के डीएनए में है। यदि ओकरो अंदर जाएगा जीन में है कि ठीक। इसके लिए सबसे पहले जनक की कोशिका में डीएनए की कॉपी बनती है। क्या बनता है? अरे भाई, सब डीएनए उठ करके ओकरे में नहीं चल जाएगा। एकराम रहेगा तो अगर कॉपी बना के न देगा। अरे तुम आधार कार्ड जब कहीं जमा करने जाता है तो आधार कार्ड उठा के थोड़ी दे देता है, उसका कॉपी करवा के न देता है जी। उसी प्रकार से जब डीएनए बनेगा तो अपनों शरीर में, बापों के शरीर में डीएनए रहेगा, अब बेटे के नहीं सब दे देगा तो कॉपी बनाएगा। ये डीएनए का कौन सी बनता है? कॉपी बनेगा। ये कॉपी बन के जाएगा पुत्र में, संतति में। बात समझ रहा है? जैसे आधार कार्ड का कॉपी करा के स्कूल में देता है, आधार कार्ड नहीं हम दे देता है, उसी प्रकार जब मम्मी पापा देता है डीएनए तो अपना पास रख लेता है, अपने पास वाला अपने वाला डीएनए का कॉपी बना के संतति को दे देता है। बात समझ रहा है ना? गहराई वाला बात है, लेकिन समझो कि जब डीएनए, जैसे ये डीएनए है ना भाई, है कि ना? यौन शाखा है, इसमें भी शाखा है।
अरे डीएनए है तो इसका डीएनए का क्या बनेगा, कॉपी बनेगा। कॉपी मतलब कि 1 से 2 बन जाएगा और दूसरा जो है वो संतति में चल जाएगा, है कि ना। तो इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि इसके लिए सबसे पहले जनक के कोशिका में डीएनए की कॉपी बनता है तथा ये डीएनए की कॉपीज आनुवंशिक लक्षण को लेकर संतान में चला जाता है। बात समझ में आया आप। जो आधार कार्ड का कॉपी कराता है वो कॉपी लेकर के स्कूल चल जाता है, स्कूल में दे देता है। उसी प्रकार से जो डीएनए का कॉपी बना जनक में, वो जनक का कॉपी लेकर के कहाँ चल जाता है, संतति में। कैसे जाता है तो डीएनए लेकर के, डीएनए पर वो सब लक्षण है उपस्थित। उसका आँख कैसा होगा, उसका नाक कैसा होगा, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, उसका शरीर का लंबाई कैसा होगा, उसका केस का रंग कैसा होगा, उसका शरीर सुडोल होगा कि फुडोल होगा, इस सब का गुण किस में रखा हुआ है, डीएनए में रखा हुआ है। आई डीएनए का कॉपी बना दिया, कौन बना दिया कॉपी, उसका जनन कोशिका, माता पिता का जो अच्छा गुण, अरे ले कौन जाएगा, शारीरिक कोशिका थोड़ी ले जाएगा। जो शरीर का कोशिका है वो कोशिका थोड़ी ले जाता है। तुमको पता है कि युग्मनज जब बनता है तो जनन कोशिका उसमें भाग लेता है, शारीरिक कोशिका भाग लेता है, नहीं लेता है। तो जनन कोशिका में कौन कौन कोशिका है, एक तो शुक्राणु है, एगो अंडाणु। मादा में अंडाणु है, नर में शुक्राणु है, यही दोनों भाग लेता है आपस में, दोनों भाग लेकर के बनाता है। तो जो कौन चीज है, जनन कोशिका है ना। तो हम लोग जनन कोशिका बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं विभिन्नता को। अगला टॉपिक क्या है, विभिन्नता। कुछ विभिन्नता भी आता है, नहीं आता है। अरे भाई जब सोचो ना, जब मम्मी पापा जब अपन गुण उठा करके बेटा में दिया होगा तो मम्मी और पापा दोनों का अलग अलग गुण है, दोनों का अलग गुण यदि एगो में आएगा तब एगो तो अलग कुछ डिफरेंट बनेगा। एक में दोनों वाला गुण आया होगा, मम्मी और पापा दो। अरे लाल रंग और काला रंग मिलाएगा तो अगला जो रंग बनेगा वो लाल नहीं बनेगा, नहीं काला बनेगा, अगला रंग डिफरेंट रंग बनेगा। कौन रंग बनेगा, कथक बन सकता है, कौन रंग बना, अरे छोड़ो हमको नहीं आता हूँ। लाल रंग और काला रंग मिलाएगा तो अगला रंग जो बनेगा ना तो लाल बनेगा ना तो काला बनेगा, अगला रंग जो बनेगा वो लाल काला दोनों का मिक्स होगा। उसी प्रकार से जो माता का मतलब कि जनन कोशिका था अंडाणु और पिता का जो जनन कोशिका था शुक्राणु, दोनों मिला, दोनों का कोशिका मिला, दोनों का गुणसूत्र मिला, दोनों का जो डीएनए था मिला, डीएनए का कॉपी बना तो एक डीएनए बना। तो वो एक डीएनए में क्या होगा, दोनों का गुण होगा। इसीलिए जो संतति पैदा हुआ होगा, जो बच्चा पैदा हुआ होगा, वो बच्चा में क्या होगा, दोनों का गुण आया होगा। और यही वजह है कि हम लोग में माता पिता दोनों का गुण है, हम लोग माता पिता के दोनों के समान दिखते हैं, है कि नहीं है, यही कारण है। तो ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। तो हम लोग के अंदर क्या है, विभिन्नता है कि नहीं है। हम लोग विभिन्न पैदा हुए, एक समान पैदा हुए नहीं पैदा हो पाए, क्योंकि हम लोग में 2 जीव भाग लिया है। और जहाँ 2 जीव होगा तो वहाँ अगला जीव डिफरेंट पैदा होगा ही। जहाँ 2 रंग मिला तो अगला रंग डिफरेंट रंग होगा ही। एक के रंग है तो एक के रंग न बनाएगा जी। बात समझ आ रहा है। तो विभिन्नता हम लोग समझते हैं, या विभिन्नता को यहाँ हम लोग विविधता कभी कभी बोल देते हैं। तो हम दोनों नाम ये लिख दिए हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो भाई। जीवधारियों की भी, जो हम लोग जितने भी जीवधारी हैं, चाहे हम मानव लें, चाहे बंदर लें, चाहे कुत्ता लें, चाहे बकरी लें, चाहे गाय भैंस, कुछ भी जीव को ले, सभी जीवधारी के बीच पाए जाने वाले अंतर को, जो अंतर पाया जा रहा है, हमारा तोरा में अंतर है, तुम मोटा है हम पतला है, तोरा आँख काला है हमारा आँख भूरा है, तोर केस काला है हमारा केस लाल है, ये अंतर जो है, इस अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विभिन्नता। क्या बोलेंगे, विभिन्नता। क्या बोलेंगे, विभिन्नता। जो तुमरे में और हमरे में जो अंतर बीच में है, उस अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, विभिन्नता नाम दे रहे हैं। जनन के दौरान, जब जनन क्रिया होता है उसके दौरान जनन कोशिका के डीएनए की कॉपी बन रही होती है, तभी उसमें कुछ परिवर्तन या त्रुटि हो जाती है। इसी कारण संतान में विभिन्नता देखने को मिलती है ना। यही कारण है कि संतान में विभिन्नता देखने को मिलती है। जो डीएनए बन रहा होता है, एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बना, तो इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होता है। तो त्रुटि क्या होता है, पापों का आ जाता है, मम्मियों वाला आ जाता है, तो दोनों एक साथ मिल जाता है, तो दोनों का गुण एक में आ जाता है, तो विभिन्नता तो पैदा होगा ही भाई ना। इसीलिए अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति में अत्यंत कम विभिन्नता होता है। क्यों भाई, क्योंकि उसमें तो एक से एक आया है। अलैंगिक जनन यहाँ है। हम लोग क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं हम लोग। लैंगिको जनन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अलैंगिक जनन के बारे में जान लो। अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है उसमें विभिन्नता नहीं होता है या कम होता है। विभिन्नता मतलब कि अंतर जनक और संतति में,
विभिन्नता मतलब अंतर जनक और तो अलैंगिक जनन से जो हाइड्रा जो दोसर हाइड्रा को उत्पन्न करा था दोनों समान था ना भाई। जो अमीबा दोसर अमीबा जन्म दे रहा था दोनों समान था, क्या अंतर था? कोई अंतर नहीं था, क्योंकि एक ही था उसमें भाई, एक एक गो जीता और एक एक चीज दोसर चीज को उत्पन्न करा था। तो क्या अंतर, घंटा अंतर होगा, दूगो चीज भागे नहीं लिया है। जब लैंगिक जनन होगा दूगो चीज भाग लेगा, दूगो चीज भाग लेगा तो अगला जो संतति होगा वो अलग डिफरेंट पैदा होगा ना। यही वजह है भाई। अब हम लोग लैंगिक जनन में समझ जाते हैं। समझो, जीवों में विभिन्नता के प्रकार। अब जीवों में भी जितने भी जीव है, अब सृष्टि पे कई सारा जीव है कि ना, सभी में विभिन्नता के प्रकार को समझते हैं। दो ही प्रकार हैं इसके। या तो शारीरिक कोशिका में विभिन्नता होगा या तो जनन की कोशिका में विभिन्नता होगा। मतलब कि शरीर के कोशिका में विभिन्नता का कोई मायने है, क्योंकि वो अगला शरीर में नहीं जाता है। अगला शरीर में कौन चीज जाता है? बहुत अच्छा, जनन कोशिका जाता है। अगला शरीर में कौन विभिन्नता जाएगा? जनन कोशिका। भाई शारीरिक विभिन्नता कोशिका में विभिन्नता का मतलब है कि यदि शरीर के कोशिका में तुम छेद करा लेगा तो तुम्हारा जो बच्चा उत्पन्न होगा वो छेद कर ले बच्चा उत्पन्न होगा, क्योंकि शरीर के कोशिका में है। यदि जनन के कोशिका में छेद कर देगा तब अगलो छेद होगा। समझ रहा है ना? अब जनन कोशिका में यदि विभिन्नता है तो विभिन्नता अगला विभिन्नता भी आएगा। इसीलिए अच्छा आगे ही तुमको पीडीएफ से ही समझाते हैं। शारीरिक कोशिका में विभिन्नता समझते हैं। यह विभिन्नता शरीर के कोशिका में होती है कि नहीं होती है? ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा, कुछ भी कर लो तुम। यदि कुत्ता का पूंछ काट देगा तो कुत्ता अगला जो कुत्ता पैदा होगा पूंछ कटल पैदा होगा न होगा। क्या भाई? क्योंकि वो अगर शरीर के कोशिका में, जनन के कोशिका में तुम कुछ कांड करो तब न देखो अगला कोशिका में कैसे आता है। बात समझ रहा है ना? जब विकास में सहायक नहीं होता, ये सब कोई विकास में सहायक नहीं होता। अगला जो पीढ़ी है उसके विकास में कोई सहायक नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें इन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है, क्योंकि ये लक्षण अपना अर्जित किया। ये कोई आनुवंशिक लक्षण नहीं है। आनुवंशिक लक्षण मतलब कि एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी में लग जाएगा। ये कौन सी घंटा लग जाएगा? कहे कि भैया ये उपार्जित लक्षण है, ये अपने लक्षण अर्जित किया है। भाई जन्म लेने के बाद ना तुम छेद कराया है, तुम मेहंदी रचाया है, तुम गोधना गोधवाया है, ये सब कौन सी है भाई? उपार्जित लक्षण है। तुम अर्जित किया है अपने आप से। तो जनन कोशिका में नहीं जाएगा, ये तो वो शारीरिक कोशिका में रहेगा। और शारीरिक कोशिका जनन कोशिका में भाग नहीं लेता है तो अगला पीढ़ी में जाएगा नहीं जाएगा। यही वजह है। तुम कान में यदि छेद करा लेगा तो वो छेद तो बच्चा में नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक कोशिका में है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी भाषा में हम तुमको बता दी भाई। उदाहरण के तौर पे तुम देख सकता है कान में छेद करना, कुत्ते के पूंछ को काटना। यदि कुत्ता के पूंछ को तुम काट देगा तो अगला कुत्ता जो उत्पन्न होगा वो उसमें पूरा पूंछ नहीं होगा, ओकरा पूंछ कटल नहीं होगा। तुम गोधना गोधा लो तो तोर बच्चा उत्पन्न होगा तो गोधना गोधा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि तुम उपार्जित लक्षण है। तुम्हारे शरीर की कोशिका में गुण है और शरीर का कोशिका अगला पीढ़ी में नहीं जाता है। अगला पीढ़ी में जाता है जनन की कोशिका। समझो, कब समझेगा? जनन की कोशिका के समझते हैं। यह जनन की कोशिका में होती है ना। जनन कोशिका मतलब शुक्राणु या अंडाणु। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यदि जनन की कोशिका में सूचना चल गया है कि केस काला है तो केस काला होगा। अगला पीढ़ी का बच्चा उत्पन्न में केस काला ही होगा, भूरा नहीं होगा। नीला नहीं होगा, काला ही होगा। जो तुम्हारे जनन की कोशिका में गुण गया है वही गुण अगला कोशिका में भी जाएगा, अगला पीढ़ी में भी जाएगा। और अगला कोशिका में गया तो अगला पीढ़ी में जाएगा ही निश्चित तौर पे। तुम्हारा नाक यदि लंबा है तो वो कोशिका में गुण है, वो कोशिका केंद्रक में गुण है, केंद्रक के गुणसूत्र में गुण है, गुणसूत्र के डीएनए में गुण है और डीएनए लेकर के जाएगा। बात समझ रहा है ना? अच्छा, तो ये सब बात है सर जी। तो ये गुण हो गया आनुवंशिक लक्षण। हाँ, ये आनुवंशिक लक्षण हो गया ना। इसको क्या बोलेंगे? आनुवंशिक लक्षण। तो इसीलिए बोल सकते हैं इसको, इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। और ये जैव विकास में सहायक है कि ना? ये विकास में सहायक होता है। जैसे कि मानव के बाल का रंग, मानव के शरीर की लंबाई, प्रत्येक चीज को तुम ले सकता है जो कि जनन की कोशिका से अगला कोशिका में जाता है, जो अगले एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। बात समझ में आ रहा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात थी भाई। और हम लोग यही बात है नीचे भी डायग्राम में। अगले पीडीएफ में चलते हैं। अभी हम तुम लोग को समझाए थे थोड़ी देर पहले कि जीन क्या होता है। अब यहाँ पे भी समझा गया है भाई। जो कोशिका है, कोशिका के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर
जीन है। अब जीन का परिभाषा क्या है? डीएनए का एक विशिष्ट खंड, एगो छोटका खंड था, एगो छोटका खंड, इस छोटका खंड का क्या नाम है? जीन। जो क्या करता है? जो लक्षण को प्रदर्शित करता है। सारा लक्षण किस पे है? जीन पे। जो भी लक्षण है तुम्हारे अंदर भाई, जो भी गुण है, सारा गुण सारा लक्षण किस पे उपस्थित है? जीन में है। तो इसीलिए कहता है कि तुम मेरे पास पढ़ो और तुम्हारे डीएनए में घुसा देंगे। समझने वाला बात समझा? तो समझा इस बात को कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, और यही जीन में, यही डीएनए में जो लक्षण है, सारा लक्षण उपस्थित है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको जरूर याद रखना। सारा कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम जो बात कर रहे हैं भाई, बिहार बोर्ड पूछे ना पूछे, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि ये सब बात नहीं समझा होगा अभी तक की बात, अब जो बात बताएंगे ये सब पूछा गया है, अगला बात जो आएगा, और यहीं से कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सब, वो सब जो आगे बात हम बताएंगे, वो सब आगे का बात इस सब बात से लिंक है। बात समझ रहा है ना? तो ये सारी बात यदि समझ रहा है तो अगला बात भी तुम जरूर समझेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जीन की परिभाषा क्या है? तो जीन का एक विशिष्ट खंड जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। वही बात जो हम बात बोल रहे हैं, 1000 बार बोल चुके हैं तकनीक से, कि भाई जो जीन है उसका जो एक जो डीएनए है उसका जो एक विशिष्ट खंड है, जो विशिष्ट भाग है, इस विशिष्ट भाग को हम लोग जीन बोल रहे हैं ना, जो कि गुण का नियंत्रण कर रहे हैं, जो कि एक गुण को नियंत्रित कर रहा है कि गुण काला है तो काला ही उसमें रहेगा। किस कोशिका में? शारीरिक कोशिका में या जनन कोशिका में? जनन कोशिका में। बात समझ में आया? अब देखो डीएनए कहाँ पे होता है, कैसे होता है, चित्र से समझो। ये पूरा कोशिका है, अपन 9th में तुमको बता चुके हैं, पहला चैप्टर में कोशिका मलम। भाई पूरा कोशिका है जिसको अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ना। ये न्यूक्लियस को जब जूम करते हैं क्या मिलता है? गुणसूत्र मिलता है। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इस गुणसूत्र को यदि एक रत्ती निकालेगा ना, एक रत्ती निकालेगा ना, तब वहाँ से डीएनए मिलेगा। देखो यही डीएनए यहाँ बनाए ना, बना के बता दिए थे। अब यही डीएनए को यहाँ तुम लोग देख सकता है। देखो ये है डीएनए। जब उस डीएनए को एक छोटी सी भाग को हम देखें तो इतना हमको दिखा, और इतने को जब एक भाग को देखेंगे तब हमको इतना दिखेगा, तब हमको इतना दिखेगा। तब हमको इतना दिखेगा। अच्छा, तब हमको इतना एक भाग को, इस एक भाग को, इतनोटा भाग का नाम क्या है? जीन है। बहुत अच्छा। ये इतनोटा भाग का क्या नाम है? ई है जीन, ई है जीन, ई है जीन। इसी में गुण है, ई वाला 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 में गुण है। हाँ अरे भाई 2 रंग का है, ये मतलब कि समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन जो कोशिका में देखेगा तो वहाँ तो कुछ तुमको दिखबे नहीं करेगा, समझा ना? तो ये है जीन। ये क्या है? जीन है। इसी में सारा गुण है। तुम्हारा केस काला है, तुम मोटा है, पतला है, भूरा है, जैसा भी है, वो सारा गुण किस पे है? इस पे। ये पूरा को यदि जूम करके, मतलब कि जूम आउट करेगा, छोटा करेगा, तब तुमको पता चलेगा भैया जीन है कि ये डीएनए है। और जब डीएनए को भी जूम आउट करेगा तब पता चलेगा कि भाई डीएनए नहीं, गुणसूत्र है। और जब गुणसूत्र को भी जूम आउट करेगा तो पता चलेगा केंद्रक है। जब केंद्रक को भी जूम आउट करेगा तो पता चलेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तुमको क्या समझाए कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होता है। बात समझ गया? तीनों बात। कंफ्यूजन इसमें है? बहुत अच्छा, समझ गया तो बहुत बहुत बधाई हो कि आगे तुम लोग समझेगा। अब एक ना एलील होता है, युग्म विकल्पी। एलील क्या होता है? एक गुण को नियंत्रित करने या अभिव्यक्त करने वाले जीन को 2 विपर्यासी स्वरूप का को युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे एक गुण को यदि दर्शाना है तो जैसे लंबाई को टेल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इस गुण को दर्शाने के लिए 2 चीज़ लिखा जाता है, 2 टी लिखा जाता है। यदि 2 टी कहीं लिखा है यानी कि लंबाई का गुण है। कैसा गुण है? लंबाई का गुण है। बात समझा? देखो एक ही बात यहाँ पे लिखा गया, ध्यान समझेगा। एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त या दर्शाने के लिए 2 विपर्यासी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कब कहते हैं? यही 2 टी को हम लोग युग्म विकल्पी करते हैं। यदि लंबाई के लक्षण को हमको दर्शाना है तो 2 टी लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? समझा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील या फिर युग्म विकल्पी। युग्म है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। 2 जोड़ा है ना, 2 टी है ना,
थोड़ा कम समझ रहा होगा अभी, क्योंकि भाई आगे जैसे जैसे बढ़ेगा ना पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होते जाता है। जैसे देखो यहाँ पे अब इसको और डिटेल में बताया गया है कि तुम लोग जीन को समझ पाए, जीन है क्या। अभी भी यदि जीन ने समझा टेंशन नहीं लो, अब समझ जाएगा। एक मानव का शरीर है, इस शरीर के एक छोटा सा भाग को तुम लो और सूक्ष्मदर्शी में देखो और वहाँ पता चलेगा छोटा सा भाग एक कोशिका को तुम जूम करके देखो। जब एक कोशिका को जूम करके देखेगा तो उसमें केंद्रक मिलेगा, और उस केंद्रक को जब जूम करके देखेगा तो गुणसूत्र मिलेगा, जब गुणसूत्र को जूम करके देखेगा तो डीएनए मिलेगा, और जब डीएनए के एक खंड को तुम लोग देखेगा, इस एक खंड का क्या नाम है? इस एक खंड को क्या हम लोग कहते हैं? जीन कहते हैं ना। ठीक है, तो एक जीन में 2 विकल्प रहता है, इसे मिलकर बना होता है। एक गुण को नियंत्रित करने के लिए 2 स्वरूप है, जिसे अभी तुमको बताया। यदि लंबा है, चाहे पौधा हो जीव हो, लंबा पौधा को यदि दर्शाना है तो 2 टी लेंगे, यदि बौना पौधा को दर्शाना है 2 छोटका टी लेंगे। बात समझा? लंबा पौधा के लिए बड़का टी, छोटका बौना पौधा के लिए छोटका टी लेंगे। बात समझा? अब अगला विषय है मेंडल के विषय में, तो मेंडल के विषय में हम लोग कल से चर्चा करेंगे। अच्छा, थोड़ा एक बात तुमको हम बता दें कि किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को स्थानांतरित होता है। अगले स्लाइड में, यानी अगले स्लाइड से समझेंगे क्या है मेंडल के विषय में छोड़ दो, मेंडल को भूल जाओ अभी। मेंडल किस प्रकार लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। हम तो समझ गए कि डीएनए पे रहता है, लेकिन जाता कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। जब तक नहीं तब तक कैसे ही चैप्टर पूर्ण होगा। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है कि मेंडल का नियम। अब मेंडल कौन है, फेंडल कौन है, क्या है चला है बताओ। तो इसको हम लोग समझेंगे अगला स्लाइड से कि आनुवंशिक लक्षण का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, कैसे होता है। ठीक, तो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल एक आदमी है जो कि आनुवंशिकी पे चर्चा किया था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो हमारा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये सब सौभाग्य है ये भाई ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो था, इस सारी चीज को बताया, खोज किया, अपना पूरा जीवन के 8-9 साल पूरा लगा दिया, झोंक दिया इस पे चर्चा करने के लिए, इस पे खोज करने के लिए, तब जाकर के आज हम लोग पढ़ पाते हैं। तो जो एक पीढ़ी है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण आ रहा है कैसे आता है तो डीएनए से, लेकिन आता कैसे है? कभी दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ना, उठना चाहिए क्वेश्चन कि कैसे आएगा। लंबा है तो लंबा वाला गुण कैसे? केकरो माँ बाप लंबा है लेकिन बेटा बौना पैदा हो गया है, भुटका पैदा हो गया है, कैसे भाई? माँ बाप दोनों लंबा है लेकिन बेटा बौना पैदा हो गया, और माँ बाप दोनों बौना है, बेटा लंबा पैदा हो गया, माँ बाप दोनों गोरा है, बेटा काला पैदा हो गया। ऐसा क्यों होता है? जब माँ बाप का गुण आना था तो बेटा में भी वहाँ गोरा गुण आता, काला गुण आता। माँ बाप दोनों काला है, बेटा गोरा कैसे होगा? शारीरिक गुण आता ही नहीं। शारीरिक गुण रहता किसमें? जन्म कोशिका में, और जन्म कोशिका जाता है अगला पीढ़ी में, कैसे आया? ये सारा क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करो और सोचो भाई कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण आ रहा है कैसे आता है। यदि माता पिता काला है तो बेटा गोरा क्यों पैदा हुआ? तुम देखना समाज में 1000 लोग का 1000 घर का उदाहरण लेना, एक घर जरूर मिलेगा जिसमें कि दोनों का माँ बाप बहुत अच्छा होगा, बेटा बहुत खराब होगा। खराब मतलब कि उसके मतलब कि व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, खराब मतलब उसके शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं। यहाँ व्यवहार हम भगवत गीता नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तुमको बायोलॉजी, तो हम तुमको व्यवहार ने उसका खून बताएंगे। बात समझा? तो ये लक्षण, इस पे विचार करो एक बार कि लक्षण आया कैसे आया। यदि इतना भी नहीं सोच रहा है तो हट डहलम डिंग कर की रहा है तुम। बात समझा? ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मतलब कि अभी तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले स्लाइड से हम लोग समझेंगे कि जो मेंडल साहब आया, पूरा आनुवंशिकी के मतलब कि अति को चेंज करके रख दिया और बताया कि ऐसे ऐसे होता है। क्यों? माँ बाप दोनों छोटा है तो बेटा लंबा हो जाता है। इस पर हम लोग अगले स्लाइड से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।